हेलो बेटा। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन एनएलएम। ठीक है, एनएलएम के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उन सब के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, या कोई भी आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस है जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो वापस से एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो उस पर्पज से यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करेंगे एनएलएम के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। Three blocks with masses m, 2m and 3m are connected as shown in the diagram. A force F is applied upward on the block with mass m and the system moves with constant velocity v. Find the net force acting on the middle block of mass 2m. देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक तो वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब हमें पूछा है यहाँ पर जो अ, जो 2m जो ब्लॉक है, ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स पूछा है कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा मिडल ब्लॉक पर। ठीक है, तो बेटा इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, उसके लिए अपन यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर देखो फोर्स, अगर हमें टेंशन फोर्स पूछ रहा होता तो टेंशन फोर्स डायरेक्टली यहाँ से कितना हो जाता है, टी इक्वल टू 5 mg हो जाता। क्लियर नहीं आता, बट यहाँ पर नेट फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर नेट फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। बट एक्सेलेरेशन क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो एफ नेट यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो 2m पर या 3m पर या m पर सभी पर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय थ्री स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ठीक, हमारे पास में बोला है कि T1 T2 T3 आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग A B C है ना, इनमें हमें क्या दे रखा है, टेंशन वो दे रखा है। ये T1 इसमें दे रखा है, ठीक है, ए में, और बी में दे रखा है बोला कि T2 है, और सी जो है उसमें बोल रहा है T3 है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो तीनों का हम रिलेशन यहाँ पर देखें तो एक तरीका तो होता है कौन सा, इक्वेशंस लेकर, इक्वेशंस बनाकर हम इसको देखें। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं इस जगह पर, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिखाई देगा, ये टोटल है, सॉरी ये टोटल एंगल की तरह 180 डिग्री, और यहाँ पर है 135 डिग्री हमें गिवन है। 180 में से 135 जो है उसको अपन अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, अप्रोक्स 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हमारे पास में बचेगा। ठीक है, तो अब T2 का यहाँ पर एक कंपोनेंट लेंगे तो इधर बनेगा T2 cos 45 डिग्री, और एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जो कि होगा T2 sin 45 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से एनएलएम की इक्वेशन लिखेंगे, एनएलएम की बैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, कि T1 जो है वो इक्वल होगा T2 cos 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, सो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 अपॉन रूट टू। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम को देखेंगे तो T2 साइन 45 डिग्री जो है वो बैलेंस कर रहा है किसको, T3 को। ठीक है, इसको ऐसे कंसीडर करना, T3 को बैलेंस कर रहा है। तो T2 साइन 45 डिग्री जो है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, T2 डिवाइड बाई रूट टू हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू T3। तो देखो T1 और T2 तो इक्वल तो नहीं है, T1 और T2 नॉट इज इक्वल। ठीक है, बट हमें ये दिख रहा है कि T1 जो है वो T2 अपॉन रूट टू के इक्वल है, और T3 भी जो है वो T2 अपॉन रूट टू के इक्वल है। तो T1 और T3 जो है ना ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको लामिस थ्योरम से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लामिस थ्योरम से भी हम इसको देख सकते हैं। लामिस थ्योरम से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर लामिस थ्योरम देखें तो T1 जो है, T1 के लिए देखें तो बेटा ये 90 डिग्री हो गया, ये टोटल ये वाला सामने वाला एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूं कि भैया T1 अपॉन साइन 135 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू T2 अपॉन साइन, अब T2 जो है ये वाला है, अब T2 के सामने वाला एंगल ये है, और ये कितना है, 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, एंड इक्वल टू, और इधर से हम लिख लेते हैं T3 के जस्ट सामने वाला एंगल कितना है, 135 डिग्री, तो T3 अपॉन साइन 135 डिग्री। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से T1 और ये वाला दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। सो T1 और
T3 इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं वर्टिकल फोर्स F इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास M एंड लेंथ L, फाइंड आउट टेंशन इन द रोप एज अ फंक्शन ऑफ X। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो ये रोप जो है वो मासलेस नहीं है, इसका कोई मास है, ठीक है। अगर अब इसका मास है और फोर्स भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, F है। टोटल मास जो है ना इस रोप का कितना है, टोटल है M है, ठीक है। तो मास यहाँ पर देखेंगे, देखो वेरी कर रहा है मास, ठीक है, लेंथ के साथ में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे मास जीरो है, और ऐसे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसके हिंज पॉइंट तक जब हम पहुंचेंगे तब इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। तो ये मास वेरी कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है। तो इसका जो लीनियर मास डेंसिटी होगी, या मास डेंसिटी बोल लो, ये लीनियर मास डेंसिटी, तो बेटा इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, M/L होगी, ठीक है। तो x डिस्टेंस तक का टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ तक का मास हम देख लेंगे, यहाँ तक का, ठीक है। तो इसका मास मैं m डेज बोल देता हूँ, ये मास हो जाएगा अब M/L इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगेगा, इस जगह पर हमें यहाँ पर टेंशन फोर्स चाहिए, तो इस जगह टेंशन फोर्स T जो होगा, ठीक है, ये जो T होगा इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मास m डेज जी, ये वेट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये फोर्स भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो m डेज जी प्लस क्या लिख सकते हैं, f। तो t इक्वल टू m डेज की वैल्यू है M/L इंटू एक्स एंड इंटू जी प्लस एफ हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए और l से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा mxg या mgx प्लस f इंटू एल एंड डिवाइड बाई एल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The pulleys and strings shown in the figure are smooth of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be। पूरा सिस्टम जो है ना वो इक्विलिब्रियम में ऐसे बोला जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ से देखो ये मास रूट 2 m है, और ये वाला मास m है, और यहाँ ये वाला मास m है। तो यहाँ पर हम टेंशन की बात करें तो मैं इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन जो है ना वो सेम कंसीडर कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैं टेंशन टी ले लेता हूँ, यहाँ पर भी टेंशन क्या ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर से भी इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ रहेगा टी कॉस थीटा, ठीक है। और ये नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, स्क्वायर रूट एम जी, ये इसका वेट होगा, और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा ये कंपोनेंट होगा। क्लियर? यहाँ तक हमें केवल यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, कि एंगल कितना होगा। अब देखो यहाँ से मैं कहूँ कि ये जो टी है ना, ये टेंशन फोर्स टी जो है वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एम जी के। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम जी, तो टी जो है वो तो एम जी के इक्वल है, टी तो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। और टी और ये वाला टी ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 2t cos थीटा। तो 2t cos थीटा ये बैलेंस कर रहा है स्क्वायर रूट 2 एम जी को, ठीक है। बट टी क्या है, यहाँ पर एम जी है, तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है एम जी कोस थीटा एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट एम जी हो जाएगा, ठीक है। अब एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा ओनली कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 बनेगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे बेटा, तो ऊपर 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1/√2 बच जाएगा। तो थीटा कितना होना चाहिए यहाँ पर, 45 डिग्री, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। Three blocks of mass 4 kg, 5 kg and 10 kg are stacked on top of each other with the 4 kg block at the bottom, the 5 kg block in the middle and the 10 kg block on top. Find the force applied by the 5 kg block on the 10 kg block। बोला कि 5 kg जो है वो 10 kg पर कितना फोर्स लगाएगा। देखो इसको आप ऐसे समझो, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। 10 kg जो है इस 5 kg पर कितना लगाएगा, आप खुद सोचो। आप 10 केजी 5 केजी पर कितना लगाएगा, 10 केजी जो खुद का वेट है, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ तो है नहीं, अकेला है। तो 10 केजी कितना लगा सकता है, जितना खुद का वेट है उतना ही लगा सकता है 5 केजी पर। वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू जी, मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 केजी जो है बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए उतना ही फोर्स लगाएगा जितना 10 केजी इस पर लगाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो 10 केजी इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल फोर्स होगा, मैं इसको F5 लिख देता हूँ,
जो कि 10 kg पे लगाया जा रहा है, ये उतना ही लगाएगा जितना कि 10 kg इस पर लगाएगा, तो वो हो जाएगा कितना, 100 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट M1 एंड M2। ठीक है, M1 और M2 इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स बताना है हमें, जबकि इधर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर कौन होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट जो सरफेस होती है, ठीक है, जो कांटेक्ट सरफेस होती है उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ हमें, जैसे मैंने M2 को उठा लिया, मैं एक को उठा लेता हूँ यहाँ से, M2 को उठा लेता हूँ, और M2 को लेकर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ये हम कट कर लेते हैं इसको यहाँ से, लाइक इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये जो M1 है, ठीक है, वो M2 पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और M2 भी M1 पर बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग इधर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है, हमें बस यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स ही चाहिए, कॉन्टेक्ट फोर्स ही फाइंड करना है। इधर से एक फोर्स लग रहा है F, और वो कितना है बेटा, 15 न्यूटन है। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्मल फोर्स है, इसका अगर मैं एक कंपोनेंट लूँ, समझना इस चीज, मैं इसका एक कंपोनेंट लूँ, इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो बेटा देखो ये जो एंगल दिया हुआ है आपको, ये कितना दिया हुआ है, 37, ये वाला। अब ये 37 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 37, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर, एन कोस 53 डिग्री। तो बस सिंपल है। तो एन कोस 53 डिग्री जो है, वो बैलेंस होगा किससे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो हॉरिजॉन्टल तो यही लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है, तो ये 15 लिख दीजिए। अब कोस 53 डिग्री कितना होता है, 3/5, इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फाइंड एम इफ सिस्टम इज एट रेस्ट। ये पूरा सिस्टम अगर रेस्ट में है तो हमें ये एम की वैल्यू बतानी है। तो सीधा आपको क्या पकड़ना है, एक स्ट्रिंग को पकड़ना है और वहां पर टेंशन फोर्स दिखाते हुए चलना है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर टेंशन फोर्स टी लग रहा है, ठीक है, तुम बोलोगे यहाँ से टी लग रहा है, तो यहाँ पर टी है तो इस जगह पर टी है, इस जगह पर टी लगेगा, सेम स्ट्रिंग जा रही है। ठीक है, यहाँ टी लग रहा है तो इस जगह पर टी लगेगा, इस जगह पर भी क्या लगेगा, टी लगेगा। अब ये इसमें और यहाँ टी लग रहा है दोनों जगह पर, तो बेटा यहाँ पर कितना लगेगा, 2t लगेगा, तो इस जगह कितना लगेगा, 2t। तो इसका मतलब इस जगह पे भी कितना लगा, 2t, और ये 2t और ये 2t, ये दोनों मिलकर यहाँ पर कितना लगाएंगे, 4t। तो 4t जो है ना वो mg की इक्वल है। 4t ये किसके इक्वल है, यहाँ पर mg की इक्वल है, बट t किसके इक्वल है, t है 10g के इक्वल है। तो यहाँ पर t की जगह लिख देना है 10 × g, एन इक्वल टू एम जी। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 40 kg। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 40 kg होनी चाहिए, इसको रेस्ट में लाने के लिए। A man of mass m stands on a frame of mass capital M। कैपिटल M की एक फ्रेम है और उस पर कोई आदमी खड़ा है। He pulls a light rope which passes over a pulley। The other end of the rope is attached to the frame for the system to be in uniform motion। What force must the man exert on the rope। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन का जीरो होना, और एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब हम क्यों क्या बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इसको, एज ए। ठीक है, तो हमें ये बोला कि ये कितना फोर्स लगा है। ठीक है, मैन जो है वो रोप पर कितना फोर्स लगाए, मतलब मैन कितना फोर्स लगाएगा, जितना टेंशन फोर्स। तो एक तरीके से हमें टेंशन फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर कर सकता हूँ, इसको सॉल्व डायरेक्टली अपन कैसे करेंगे कि एक तो तरीका होता है इनकी इक्वेशंस को लेकर। तो देखो मैं इस पूरे एक पूरे सिस्टम मान लूँ, इसको पूरा सिस्टम मान लूँ,
तो यहाँ पर मैंने टेंशन फोर्स टी लगाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर टी होगा तो यहाँ टी लगेगा, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, टी लगेगा, और यहाँ टी लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा, टू टी। अब मैंने पूरा सिस्टम ले लिया यहाँ पर, तो पूरा सिस्टम ले लिया, तो ये टू टी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, इंटू जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये टेंशन फोर्स इक्वल आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एंड इंटू जी एंड डिवाइड बाई टू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पुली पर जो क्लैंप जो है ना वो कितना फोर्स लगाएगी, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। जबकि यहाँ पर जो पुली है उसका भी एक मास गिवन है और ये ब्लॉक का भी मास गिवन है। अब समझना इस चीज को यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसका वेट है mg, इसका वेट है mg, ठीक है। और इस पर एक मान लो कि ये टेंशन फोर्स लग रहा है टी अपवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा टी, क्लियर है। और यहाँ पर जो पुली है, पुली का भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वेट है स्मॉल mg होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो क्लैंप है, ठीक है, वो पुली पर कितना फोर्स लगाएगा। तो क्लैंप का फोर्स हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर ये चेक कर लीजिए। तो नेट फोर्स एक्चुअली हमें इसके अंदर फाइंड करना है कि ये नेट फोर्स, अब नेट फोर्स किधर लगेगा, पुली ये जो क्लैंप है ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, ऐसे लाइक इस तरीके से, ये वाला नेट फोर्स लग रहा है इस पर, ये वाला एफ नेट लग रहा है, ठीक है। अब ये एफ नेट जो है ना उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एफ नेट कितना होगा, तो इसके लिए अपन एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि एक टेंशन फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, पुली पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है इधर, और एक पुली का खुद का मास स्मॉल एम जी, एक वेट ये जा रहा है, ठीक है। इधर जो है जो क्लैंप है वो पुली पर फोर्स लगा रहा है एफ नेट, तो हमें ये एफ नेट फाइंड करना है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसको समझना देखो। अब ये जो टेंशन फोर्स है ये टी, ये किसके इक्वल है, ये कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल एम जी के इक्वल है, ठीक है, ये कैपिटल एम जी के इक्वल है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो एफ नेट होगा वो कितना होगा, अब देखो एफ नेट इक्वल टू, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, एक वर्टिकल में और एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल कैपिटल एम जी आई केप, देखो मैं वेक्टर टर्म में लिखूंगा इसको, कैपिटल एम जी आई केप, और इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस, ठीक है, मैं पॉजिटिव में लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जे के में आगे लगा देता हूँ, तो माइनस आई केप इसके लिए ले लेता हूँ, और इसके लिए हो जाएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी जे के। तो एफ नेट जो होगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी इसका होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब देखो ये जी कॉमन लेकर बाहर निकाल लो तो ये जी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो स्क्वायर रूट में बनेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, हाँ, कैपिटल एम स्क्वायर। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a block of mass 200 gram is kept stationary on a smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force F equal to root x as shown in the figure. The value of x, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि ये f अगर ये रूट x लगाया जा रहा है, तो कहने का मतलब एक तरीके से हमें ये f ही फाइंड करना है, और वो वैल्यू जो है ना वो स्क्वायर रूट में आ जाएगी, तो उसकी उससे हम x की वैल्यू लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में है ना, या अगर ये मास इसका अगर m कंसीडर करें तो अपन जानते हैं ना इसका एक कंपो, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम जी, बेटा इसका इधर एक कंपोनेंट जाएगा अगर ये थीटा होगा तो एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाएगा जो कि होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब हम इस फोर्स की बात करते हैं, ये फोर्स लाइक कुछ ऐसे जा रहा है, कैपिटल एफ, ठीक है, ये इधर जा रहा है। अब देखो ये अगर थीटा है, अब समझना इसको,
ये वाला एंगल जो है ना वो थीटा होगा। अब ये थीटा होगा तो इधर एक कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट बिल्कुल इस एम जी कॉस थीटा के अलोंग आ जाएगा इसका, हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन यहाँ पर लगा दीजिए तो ये निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो एफ कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है इसलिए एफ कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो एफ कोस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। और ये एम की वैल्यू हमें गिवन है 200 ग्राम, तो ये 0.2 kg हो जाएगा, इंटू जी 10 कर देते हैं यहाँ से। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अब कितना, 2 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू 2√3 हो जाएगा। अब 2 को आप स्क्वायर रूट में ही लेकर जाओ तो आप इसको ऐसा ले सकते हो 4 × 3, तो ये कितना हो गया 12, तो √12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो जाएगी। ठीक है, as shown in the figure, two equal masses each of 2 kg are suspended from a spring balance, the reading of the spring balance will be। देखो यहाँ पर दोनों साइड से देखो, स्प्रिंग जो रीडिंग बताता है वो हमेशा टेंशन फोर्स की ही रीडिंग बताता है। तो आपको एक्चुअली क्या फाइंड करना होता है, टेंशन फोर्स फाइंड करना होता है इसके अंदर। ठीक है, अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम है, दोनों साइड में ब्लॉक कैसे हैं, सेम मास के हैं, तो टेंशन फोर्स सेम लगेगा। तो कोई एक तरफ से आप टेंशन फोर्स यहाँ पर फाइंड कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ टेंशन फोर्स टी होगा, ठीक है, और टी कितने के इक्वल होगा, 20 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, टी 20 न्यूटन के इक्वल होगा। तो ये जो यहाँ पर जो वेट बताएगा, ठीक है, स्प्रिंग जो बैलेंस है ना, जो वेट बताएगा वो कितना बताएगा, टी इक्वल टू 20 न्यूटन बताएगा। ठीक है, अब इसको आप केजी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जी से वापस से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर ये 2 kg का ही रीडिंग देगा, 2 kg की ही रीडिंग देगा। आप इसको ऐसे सोचना बेटा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर जैसे मान लो कि केवल स्प्रिंग होती और एक लोग अगर लटका हुआ होता तो ये पूरा खींच लेता एक साइड से इसको, स्प्रिंग को, बट एक दूसरी तरफ से भी है, तो दूसरी तरफ से इसको बैलेंस करने के लिए इसके बीच में खिंचाव उतना ही रहेगा जितना पहले था बस। ठीक है, मतलब 2 kg का ही रहेगा, तो 2 kg की ही रीडिंग बताएगा इसके। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर मास को चेंज कर दिया मैंने 2 kg और इधर कर दिया 4 kg कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखो इसको आप पूरी एक ही स्ट्रिंग कंसीडर कर लो, मैंने पहले कहा है। तो स्प्रिंग उतना वही रीडिंग बताएगा जो टेंशन फोर्स होगा, मतलब टेंशन फोर्स फाइंड कर लेना होता है। अब टेंशन फोर्स कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, क्योंकि अब ये एक्सेलरेट हो जाएगा ये सिस्टम। ठीक है, ये एक एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब बेटा इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा सबसे पहले। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसका ड्राइवर कौन है, 4 kg का है, तो 4 माइनस रोकने वाला कौन है, 2 kg का है। ठीक है, इंटू जी कर दो, यहाँ पर जी कितना है 10, एंड डिवाइड बाई टोटल मास। एफ नेट देखो ए क्या होता है, एफ नेट डिवाइड बाई टोटल मास होता है। ठीक है, टोटल मास होता है। अब यहाँ पर एफ नेट कैसे निकालोगे, ड्राइवर कौन है, रोकने वाला कौन है, सपोर्टर कौन है, आपको ये सारी चीजें देखनी होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर ड्राइवर नीचे की तरफ खींचने वाला 4 kg वो ड्राइवर हो गया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ ये इसको खींचने नहीं देगा 2 kg, तो ये स्टॉपर हो गया। ठीक है, तो 4 kg में से हमने 2 kg को माइनस कर देंगे, इंटू जी करेंगे। ठीक है, तो जी यहाँ पर 10 ले लिया, एंड डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है, 6 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलेगा। अब हमें टेंशन फोर्स देखना है, तो बस टेंशन फोर्स यहाँ से कोई भी एक स्ट्रिंग को ले जाकर टेंशन फोर्स निकाल लो। ठीक है, अब टी, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो 4g, अब देखो इसकी इक्वेशन लिखना है आपको, ये 4g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नीचे जा रहा है, तो ड्राइवर कौन है, 4g है यहाँ पर, माइनस टेंशन फोर्स ये रोक रहा है इस जगह पर इसको, टी इक्वल टू आप क्या कर दो 4a कर दो। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 4g - 4a हो जाएगा। सो टी इक्वल टू ये जी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 10, तो ये तो हो गया 40, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 10/3, तो ये 40/3। तो 40 - 40 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 120 - 40 डिवाइड बाई 3, मतलब 80/3 न्यूटन। ये रीडिंग बताएगा यहाँ पर। ठीक है, टेंशन फोर्स या जो भी है, जी से डिवाइड कर देना तो 8/3 kg।
की रीडिंग बताएगा। नेक्स्ट है सिस्टम एज शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम इफ स्ट्रिंग इज कट देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दो ब्लॉक दे रखे हैं, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और एक ऊपर वाला जो है बेटा वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो, देखो जब भी ऐसे स्प्रिंग कट करने वाला या स्ट्रिंग कट करने वाले इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आप इनको कट मत करो, आप सबसे पहले इनके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखो सबकी, कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब इसको समझना, जैसे अब ये 2m वाला है तो 2m वाला इक्विलिब्रियम में है तो 2mg ये नीचे की तरफ इसका वेट होगा। अब यहाँ पर एक टेंशन फोर्स टी लगेगा, अब यहाँ नीचे भी एक टेंशन फोर्स टी लगेगा और यहाँ पर एक नीचे इसका mg वेट लगेगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, तो मैं इसको fs लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स fs। अब इन सब के लिए आप क्या करो, इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशंस लिख लो आप सबसे पहले। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। टी इक्वल टू बेटा हमारे पास में 2mg है और इधर से स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो किसके इक्वल है, एम जी प्लस टी के इक्वल है। अब टी कितना है, 2mg है, तो ये कितना हो जाएगा, 3mg हो जाएगा। तो 3mg का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अब जैसे ही आप इस यहाँ से इस स्ट्रिंग को कट करोगे, स्ट्रिंग को कट करते ही ये टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जैसे ही कट किया, कट करते ही टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर टेंशन फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, इस जगह टेंशन फोर्स जीरो हो गया तो अब यहाँ पर केवल नेट फोर्स जो है ना वो कितना लग रहा है, 2mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो 2mg जो है ना वो नेट फोर्स जो 2m a के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसका एक्सेलेरेशन a1 लिख देता हूँ, ये b लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा तो a b जो है ना वो g हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे ये वाला m है, ठीक है, अब यहाँ तो टेंशन फोर्स गायब है बट स्प्रिंग फोर्स तो था। ठीक है, और वो कितना लग रहा था, 3mg लग रहा था। टेंशन फोर्स सडनली गायब हो गया, सडनली गायब होते ही अब नेट फोर्स इस पर कितना कितना लगेगा, 3mg अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस पर। सो 3mg माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है, ए ये वाला, तो m तो सब में कैंसिल आउट होगा और ये 3g में से g कैंसिल आउट होगा तो 2g आ जाएगा, 2g इक्वल टू ए हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप है ना आफ्टर द कट ऑफ द स्प्रिंग या स्ट्रिंग जो है उनके एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कोई बॉल है या कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, 3 kg है और वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। एक वॉल है उसको 60 डिग्री पर आकर हिट कर रहा है एंड रिटर्न एट द सेम एंगल, और सेम एंगल से वापस ये लौट रहा है। द इम्पैक्ट टाइम वॉज 0.2 सेकेंड, और इम्पैक्ट टाइम जो है वो कितने का दे रखा है, 0.2 सेकेंड का दे रखा है। तो फोर्स कितना लगेगा, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स। ठीक है, कोई भी एक तरीके से यहाँ से आप जा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका मोमेंटम सेम स्पीड से ही जाएगा, सेम एंगल से जा रहा है, सेम स्पीड से ही जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कहा है। ठीक है, नहीं कहा है तो सेम स्पीड से वापस से ये रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो मान लो कि इसका मोमेंटम क्या है, पी है। ठीक है, तो ये लौटेगा सर, ये इधर लौटेगा। ठीक है, तो ये जब रिटर्न करेगा तब इसका मोमेंटम क्या लेंगे अपन, पी लेंगे। क्लियर नहीं, यहाँ तक। अब इसके कंपोनेंट्स लेते हैं, तो इस मोमेंटम का इधर एक कंपोनेंट मिलेगा हमें पी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और इसका इस वाले मोमेंटम का इधर भी एक कंपोनेंट मिलेगा पी कॉस 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, ठीक है, पी साइन 60 डिग्री, और इसका एक इधर मिलेगा पी साइन 60 डिग्री। तो अब चेंज इन मोमेंटम निकालो दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है, तो पी कॉस 60 डिग्री माइनस पी कॉस 60 डिग्री ये हम लिखेंगे तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल में इसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 2p साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और p इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं mv, और ये √3/2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, n इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 30√3। ठीक है, 30√3 चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, 30√3 इसका क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब हमें क्या पूछा है, फोर्स पूछा है यहाँ पर। अब फोर्स के लिए यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है, इम्पैक्ट टाइम दिया हुआ है। तो इम्पैक्ट टाइम चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स के इक्वल होता है, अपन जानते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। या फिर हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ भी हम अप्लाई कर दे, तो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी लिखें तो यहाँ से भी हो जाएगा। तो 30√3 डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसका 0.2 सेकेंड है, 0.2 को आप 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 150√3 न्यूटन। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एक्टेड ऑन बाई ए फोर्स विच वेरीज एज शोन इन द ग्राफ बिलो, द मोमेंटम एक्वायर्ड इज गिवन बाय। देखो अब यहाँ पर मोमेंटम पूछा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डी टी। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पर ये गिवन है, फोर्स और टाइम का कर्व गिवन है, तो फोर्स और टाइम का कर्व गिवन है, तो जो मोमेंटम होगा वो इसके एरिया के इक्वल हो जाना है। तो इसका हमें एरिया फाइंड कर लेना है। इसका एक एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप ट्रेपेजियम का एरिया लगा दीजिए यहाँ से, जो कि फोर्स के मोमेंटम के इक्वल होगा। तो मैं ट्रेपेजियम का एरिया लगा देता हूँ, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड जो है वो तो कितनी है, 4 है, प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है पैरेलल वो कितनी है, 6 है, एंड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 10 कितना हो गया, 100, 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 15 न्यूटन/सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। A disk of mass 1.0 kg kept floating horizontally in air by firing bullet of mass 0.05 kg each vertically at it at the rate of 10 per second. If the bullet rebound with the same speed, the speed with which these are fired will be। देखो ये एक डिस्क दे रखी है, और जो डिस्क है उसका वेट जो है ना वो बता रखा है। जैसे मान लो कि डिस्क है वो हवा में है। अब वो हवा में छोड़ दिया हमने, तो वो अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगी, mg उसका वेट हो गया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या हुआ कि इसको नीचे से क्या किया गया, फायरिंग की गई। ठीक है, बुलेट्स छोड़ी गई यहाँ पर। अब बुलेट जाकर उससे कोलाइड कर रही है, बार बार में उसको क्या कर रही है, हिट कर रही है, और वापस से भी आएगी ऑब्वियसली, टकराएगी तो वापस से भी आएगी। तो वहां पर क्या हो रहा होगा, जो स्मॉल इम्पैक्ट टाइम होता है उस ड्यूरिंग उस टाइम में क्या होगा कि मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो उसकी वजह से इस पर एक इम्पल्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो फोर्स क्या कर लेगा, इसको रोक लेगा, इसके वेट को बैलेंस कर देगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये है ना हवा में तैर रहा है। ठीक है, तो हम इसको लाइक ऐसा लिख सकते हैं कि भैया ये जो एफ है ना वही mg के इक्वल है। बट ये एफ होगा किसके इक्वल, देखो एफ जो है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल हम बोल सकते हैं यहाँ पर। बट एफ किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये आप यहाँ पर बोलोगे। ठीक है, इक्वल टू mg। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा यहाँ से, मान लो v वेलोसिटी से गया और v वेलोसिटी से वापस से आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, v से ही आ रही है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एक बुलेट का 2 mv हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 mv हो जाएगा। अब बुलेट हमारे पास में कितनी है, 10 है। ठीक है, देखो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2 mv। ठीक है, बुलेट्स हमारे पास में कितनी है, 10 है, तो पर सेकेंड अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, तो यहाँ से बस हमें 10 से और मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल mg यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे। अब वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमें जो पूछा है वो फाइंड हो जाएगा, v पूछा है हमें यहाँ से, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है 0.05। ठीक है, v हमें पूछा है इंटू 10, कैपिटल m दे रखा है 1 × 10। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 10 से 10, और ये हो जाएगा कितना, जी की वैल्यू, अच्छा जी की वैल्यू 9.8 के, 9.8 कंसीडर करनी है, 9.8 लेना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 × 0.5, तो 0.1, 0.1 × 10। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा ओनली। ठीक है, और 1 हो जाएगा तो v जो है वो ओनली 9.8 बचेगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, balloon of mass 2 gram has a small hole pierced into it. The air comes out with a velocity of 4 meter per second. If the balloon shrinks completely in 2.5
2.5 सेकेंड 2.5 सेकेंड में बैलून क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो ड्यूरिंग उस टाइम में इस पर कितना एवरेज फोर्स लग रहा होगा, तो बस वही चेंज इन मोमेंटम आपको देखना है, dt डिवाइड बाई dt आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर इसका कितना होगा, एयर कम्स आउट विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एयर कितने से निकल रही है 4 मीटर से, तो रिटर्न वाला तो कोई लेना देना नहीं है ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम भी बोल देते हैं। तो एम इसका है 2 ग्राम, सो 2 × 10⁻³ kg इंटू वी कितना होगा 4, एन डिवाइड बाई डी टी कितना है 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ और 2.5 को अपन 5/2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 × 10⁻³। अब 16 में 5 से डिवाइड कर दो तो 5 की 15 दूनी 10। ठीक है, तो अब ये 0.0032 न्यूटन, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ट ऑफ मास 1200 kg is moving with constant speed 10 meter per second due to heavy rain. Water is entering in cart with rate 10 kg प्रति second as shown in diagram. Then velocity of cart after 2 minute will be. तो 2 मिनट बाद में जो वेलोसिटी है कार्ट की वो बता दी। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है उसको समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है ना आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। ठीक है, आगे ऐसा एक और क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो इस क्वेश्चन में जो रेन है वो कितने से गिर रही है, 10 kg/सेकेंड के रेट से गिर रही है। ठीक है, और ये जो कार्ट है, ये जो कार है वो जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। अब नहीं लग रहा है तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इधर की हम बात करते हैं, यहाँ से ये 10 kg/सेकेंड से इसका ऑलरेडी इसका मास कितना है 1200 kg है। ठीक है, इधर से 10 kg/सेकेंड से ये गिर रही है, तो इसमें इसका मास जो है ना वो बढ़ रहा है, और उस मास की स्पीड भी तो चेंज हो रही है। वो कौन सी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो है ना। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो मास की वजह से क्या होगा फिर, तो मोमेंटम चेंज होना चाहिए ना। ठीक है, तो भाई मास मोमेंटम किस पर चेंज डिपेंड करेगा, यहाँ पर मोमेंटम डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी पर। तो मास यहाँ पर चेंज हो रहा है जगह पर। अब समझना इसी जगह देखना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी यहाँ पर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये इसके अंदर जाएगा, जाते ही कौन सी वेलोसिटी ले लेगा, 10 मीटर पर सेकेंड लेगा। तो उस हिसाब से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अभी तो अगर हम कहें यहाँ पर कि इसका पहले, सबसे पहले एक बार हम इसका टोटल मास फाइंड कर लेते हैं आफ्टर 2 मिनट। 2 मिनट के बाद में आफ्टर 2 मिनट इसका जो मास होगा पहले वो फाइंड कर लो। आफ्टर 2 मिनट मास कितना होगा इसका, तो 2 मिनट बाद में देखो 1 सेकंड में कितना मास आ रहा है, 10 kg आ रहा है, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए बेटा, 120 सेकंड हो गए। तो 120 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 × 120, टोटल हो जाएगा 1200 kg हो जाएगा। तो 2 मिनट बाद में 1200 kg और बढ़ जाएगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 2400 kg हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो अब मोमेंटम की हम बात करते हैं। तो 1200 पहले इनिशियली मास था, और इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी। ठीक है, एम है ना, m1u1 = m2u2, आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो इसको। और अब हमारे पास में m2 कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 1200 + 1200, ये वाला 1200 और ये वाला 1200। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 2400, और ये u2 कर देता हूँ मैं इसका। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 12×2 = 24 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा u2 = 10/2, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी इसकी। 2 मिनट बाद में कार्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कह रहा है, देखो, अ कार्ट हैविंग टोटल मास 3000 kg इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, नाउ सैंड इज लीकिंग। अब बोल रहा है सैंड लीकिंग कर रहा है। अब देखो सैंड पहले कितनी स्पीड से चल रही थी, खुद बताओ, तो 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, सैंड पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, और जब वो निकल रही है ना,
वो जब गिर रही होगी तो इनर्शिया की वजह से भी इसकी ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैसे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 10 रहेगी, पहले भी 10 थी अब भी, तो इसकी वजह से जो होगा इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मास सॉरी इसकी वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट भी वही रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये पीछे वाले में और इसमें डिफरेंस हुआ। पहले वाले में ये नीचे गिर रही है, तो पहले वाले में 10 मीटर पर सेकेंड तो नहीं थी ना इसकी स्पीड, वो गिरी तब उसके बाद में कुछ स्पीड आएगी, बट वो स्पीड तो अब मास चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी। बट इस जगह पर क्या होगा, आप खुद सोचो, इस जगह पर क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है, तो वैसे इसका मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब जब ये सैंड जो है वो लीक करेगी, सैंड इनिशियली कितने से चल रही है अभी 10 मीटर पर सेकेंड से, अब जो लीक करके बाहर निकल रही है, ठीक है, लीक करके जो बाहर निकल रही है उसकी भी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वही रहेगी ना। ठीक है, तो इसका अगर आप चेंजिंग मोमेंटम निकाल कर देखो कितना होगा, जीरो हो गया, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है अभी भी, 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, तो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ही बनी रहेगी, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। A bullet of mass 40 gram is fired from a gun of mass 10 kg. If velocity of bullet is 400 meter per second, the recoil velocity of the gun will be। देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई बुलेट से, ठीक है, मान लो कि ये बुलेट है, अब जब बुलेट से कोई गन से कोई बुलेट को अगर हम फायर करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली इस पर फोर्स क्या भी जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बुलेट यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है, इससे जब बाहर निकलेगी तो उस समय क्या होगा कि इस पर एक्शन होगा, ये बुलेट क्या करेगी, इस पर एक एक्शन लगाएगी फायर करने के लिए, आगे की तरफ स्प्रिंग लगी हुई होती है अंदर, तो वो एक एक्शन लगाएगी। तो ये बुलेट क्या करेगी, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन तो अपन जानते हैं इक्वल होते हैं, तो उनका नेट जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो रहेगा। अब नेट फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इनिशियली मोमेंटम तो इसका क्या है अभी, जीरो है। फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा तो वो अपन देख लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा यहाँ से कि 40 ग्राम की जो बुलेट है, ठीक है, उसको फायर किया, तो 40 इंटू 10⁻³ इंटू कितने से फायर किया है, 400 से, प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ये वाली, ठीक है, इसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पी एफ इक्वल होगा। तो इस हिसाब से है ना, ये जीरो और ये 40 इंटू 10⁻³ अच्छा देखो ये 3 जीरो यहाँ से काट दो, ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 10 वी आर हो जाएगा, तो वी आर जो है ना वो आ गया -16/10, 1.6 -1.6 मीटर पर सेकेंड। ये रिकॉइल स्पीड होगी गन की। तो किधर जाएगी गन, किधर जाएगी, नेगेटिव साइन यही तो इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, 1.6 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A train has 10 wagons, each of mass 1000 kg attached to it. They are being pulled by a force 10⁻⁴ Newton. Find out force exerted on last 4 wagons. लास्ट जो 4 वैगन्स है, 4 ब्लॉक है या बॉक्स है, उन पर कितना टेंशन फोर्स लग रहा होगा, लाइक ऐसा क्वेश्चन हो गया। मतलब ये ब्लॉक टू ब्लॉक अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ऐसे करते करते ये 10 तक कनेक्टेड है ना, ये 10 तक कनेक्टेड है। तो हमें फोर्थ पर पूछा है, तो फोर्थ जैसे मान लो कि ये वाला फोर्थ नंबर वाला है, तो यहाँ पर ये वाला फोर्स पूछा गया है कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये टी पूछा गया है। तो बेटा ये टी जो है ना, ये चारों ब्लॉक का जो मास होगा, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। अब टोटल फोर्स कितना लग रहा है 10⁻⁴, टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 ब्लॉक दे रखे हैं, तो 10 इंटू 1000, ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो ये कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, और ये 4 ब्लॉक, 4 इंटू
1000, और ये एक्सेलरेशन कितना है, 1 है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से बेटा 4 × 10⁻³ न्यूटन। तो बेटा ये हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Monkey of mass 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension of 350 Newton. If monkey initially climbs down with acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with acceleration of 5 meter per second square, ठीक है, एक बार तो ये नीचे की तरफ उतर रहा है, ठीक है, कितने से उतर रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, कितने से चढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़ रहा है। जबकि जो रोप है ना उसकी स्ट्रेंथ दे रखी है हमें कि भाई रोप जो है ना वो कितना मैक्सिमम वेट सहन कर सकती है, 350 न्यूटन। 350 न्यूटन का टेंशन फोर्स ये सहन कर सकती है, बियर कर सकती है क्या, रोप, ठीक है। 50 kg का वेट है किसका, बंदर का, मंकी का। अब मंकी ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे उतर रहा है, पहली कंडीशन में नीचे की तरफ उतर रहा है, नीचे की तरफ उतर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मंकी का खुद का एक वेट होगा mg, और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये टी, ये हमें जान लेना है, टी डैश बोल देता हूँ, ये T1 कर देता हूँ कि पहली कंडीशन में T1 क्या रहा। अब ये नीचे की तरफ उतर रहा है तो हम इसको ऐसा लिख देंगे mg माइनस T1 इक्वल टू ma। बेटा यहाँ से T1 जो आएगा वो mg माइनस ma हो जाएगा। अब m दे रखा है मंकी का 50, g यहाँ पर 10, m ले लेते हैं वही 50, और a हमारे पास में है 4, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा माइनस 200। तो बेटा ये हो जाएगा 300 न्यूटन। तो पहली कंडीशन में जब ये नीचे की तरफ उतर रहा है ना तब तो टेंशन फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, देखो। जबकि इसमें बी ऑप्शन में बोल रहा है कि जब डाउनवर्ड आ रहा है तब ये बोल रहा है टेंशन फोर्स लगेगा 350। भैया 350 नहीं लग रहा है, कितना लगेगा, 300 न्यूटन का टेंशन फोर्स लगेगा। तो इस वजह से रस्सी टूटेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये टेंशन फोर्स इसकी जो स्ट्रेंथ है उससे तो कम ही है, तो टूटने का कोई सवाल नहीं है, 50 न्यूटन कम चल रहा है अभी। ठीक है, अब ये जब मंकी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, तब की टेंशन की मान लो टेंशन T2 है और ये इसका वेट वही mg है। अब ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो T2 माइनस mg इक्वल टू ma लिख सकते हैं यहाँ पर। तो T2 इक्वल टू mg प्लस ma हो जाएगा। अब m 50 है, g कितना है 10 है, m 50 है और a कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 500 और ये 25, 250। ठीक है, तो कितना हो गया 750 न्यूटन जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो 750 लग रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना लग रहा है 750, जबकि ये बोल रहा है ऊपर चढ़ रहा है तब ये कितना लग रहा है 700। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर इनकरेक्ट ही हो गए यहाँ से, ठीक है। और रस्सी टूट भी जाएगी यहाँ पर, इस वाले केस में रस्सी नहीं टूटेगी, बट इस वाले जब वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना तब रस्सी टूटेगी, जब क्लाइम करेगा रॉप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Two bodies of masses m1 5 kg and m2 3 kg are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. The system is at rest. The force exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be। इंक्लाइन प्लेन जो है ना वो m1 पर कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखें तो इक्विलिब्रियम में टेंशन 40 है, m2 3 kg लग रहा है, ठीक है। तो ये m2g कर देते हैं यहाँ पर, ये टेंशन 40 लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, ठीक है। और ये इधर से देखेंगे एंगल थीटा होगा तो इधर से क्या हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, सॉरी m1g cos थीटा हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा बेटा m1g sin थीटा हो जाएगा, और ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ये नॉर्मल फोर्स ही तो लगा रहा है इंक्लाइन प्लेन, है ना, m1 पर n लगा रहा है, तो ये हमें n फाइंड करना है, ठीक है। n फाइंड करना है तो बेटा n जो है ना वो इक्वल होगा m1g cos थीटा के इक्वल होगा, बट हमें थीटा नहीं मालूम। अब थीटा नहीं मालूम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे t जो है ना वो है m1g sin थीटा के इक्वल है, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में। और t किसके इक्वल है, t m2g के इक्वल है, तो यहाँ पर हम m2g लिखेंगे, m2g इक्वल टू m1g sin थीटा। तो बेटा g से g कैंसिल आउट होगा, m2 की वैल्यू कितनी है 3 और ये है 5 sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। 3/5 किसके लिए होता है sin थीटा में,
37 डिग्री के लिए होता है, तो थीटा कितना हो गया, 37 डिग्री हो जाएगा। 37 डिग्री यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, सो नॉर्मल फोर्स जो है, जो इंक्लाइन प्लेन M1 पर लगा रहा है, M1 की वैल्यू है 5G10, और ये है 4/5 हो जाएगा। cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लगाएगा यहाँ पर 40 न्यूटन लगाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, two masses of 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton acts on the 20 kg mass. At the instant shown, the 10 kg mass has acceleration 12 meter per second square toward the right. The acceleration of 20 kg mass at this instant is, देखो इधर राइट डायरेक्शन में दाईं तरफ जो है ना वो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और स्प्रिंग जो है ना उसमें एक स्ट्रेचिंग आएगी। तो देखो बहुत ही सिंपल होता है, आप ऐसे जब भी एक तरफ से कहीं पर भी यार नेट फोर्स लिख दो आप, कि ये जो एफ नेट होता है ना, ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे लिखो M1 × A1 प्लस M2 × A2 कर दो। अब जो पूछा है वो निकाल लो। अभी एफ नेट कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें, 200 न्यूटन, तो ये 200 लिख दो यहाँ पर। M1 आपके लिए यहाँ पर कोई भी एक कुल पकड़ लो यहाँ से। तो M1 हमारे पास में कितना है, 20 ले लेते हैं हम, 20। और ए वन है ना, 20 का एक्सेलेरेशन पूछा है, तो A1 हमें फाइंड करना है। M2 हमारे पास में 10 kg है, तो मैंने 10 ले लिया इसको। और 10 kg का एक्सेलेरेशन दे रखा है हमें कितना, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो ये 12 हम लिख देते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान क्या चीज़ ध्यान रखना है, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में बोला हुआ है कि ये इधर जा रहा है ना, ये ध्यान रखना है, ये इधर जा रहा है। तो इसका हमें ये ध्यान रखना है कि इसका साइन जो होगा ना, उससे हमें मालूम लगेगा कि A1 का एक्सेलेरेशन कौन से टाइप है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि राइट वर्ड डायरेक्शन में होगा, बट अगर आपको A2 का अगर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड कर देता तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करना होता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये 120, 200 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 80। 80 इक्वल टू 20 A1, तो ये हो गया 4, एक्सेलेरेशन आ जाएगा यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। Next, a block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which moves with velocity v. The horizontal velocity of the blocks, ये constant motions का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अपन ये ब्लॉक, ये जो पुली है उससे इस जो स्ट्रिंग जा रही है, तो कंस्टेंट मोशन क्या कहता है कि जो रोप का हर एक पॉइंट है उसकी वेलोसिटी जो है ना वो क्या रहेगी, v रहेगी। अच्छा, अब ये ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। इधर मान लो ये ब्लॉक है, इधर मूव करेगा। अब ये इधर मूव करेगा तो मैं इस जगह पर है ना, इस जगह पर ले लेता हूँ इसको, और इसके कंपोनेंट ले लूंगा। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट अगर मैंने इसका कहा कि इधर ये v है, ये v है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इस v का ये कंपोनेंट इधर ले लीजिए आप। ये vm कर रहा हूँ मैं, vm है ना, तो vm cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा vm sin थीटा हो जाएगा। तो vm sin थीटा की जो वैल्यू है ना वो v के इक्वल होनी चाहिए। स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहती है स्ट्रिंग के अलोंग। वी एम साइन थीटा इक्वल टू वी हो जाएगा, तो हमें पूछा है वी एम। ठीक है, सो वी एम इक्वल टू आंसर आ जाएगा वी अपॉन साइन थीटा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। In figure, a ball of mass m1 and a block of mass m2 are joined together with an inextensible string. The ball can slide on a smooth horizontal surface if v1 and v2 are the respective states of the ball and the block. Find v1 upon v2। मतलब ये वही कंस्टेंट मोशन वाला क्वेश्चन है। स्ट्रिंग के अलोंग आपको वेलोसिटी क्या कर देनी है, सेम कर देनी है। तो ये जो ब्लॉक नीचे वाला जो थीटा एंगल पर है, इसकी वेलोसिटी इधर जा रही है ऐसे। तो थोड़ा सा हम इसको आगे, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ, और इसको थोड़ा इस वेक्टर को आगे कर देते हैं इधर, लाइक ऐसे, थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये एंगल जो है ना वो थीटा है, तो बेटा ये थीटा होगा। अब ये थीटा होगा ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और वो हो जाएगा v1 cos थीटा। इधर से v1 cos थीटा हो गया। ठीक है, तो ये v1 cos थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, v2 के इक्वल होना चाहिए उसका। तो v1 cos थीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए v2 के। सो v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, जो कि होगा sec थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा sec थीटा।
Figure shows a rod of length L resting on a wall and the floor its lower end A is pulled toward left with a constant velocity u. As a result of this, end B starts moving down along the wall. Find the velocity of the other end B downward when the angle theta is horizontal, जो भी है। अब इसको समझते हैं। देखो ये स्पीड जब ये आगे, मतलब ये ए पॉइंट जो है ना आगे आगे जाएगा तो बी किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो बी की वेलोसिटी जो है ना डायरेक्शन वो नीचे की तरफ है, ये वी बी है। अब ये थीटा है तो बेटा ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट आप इधर ले लो, रोड के अलोंग ले लो इसका एक कंपोनेंट। तो रोड के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी बी कोस 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक काम तो ये हो गया हमारा। अब ये जो v है ना, इसका भी एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें। तो ये इसका वेक्टर, अभी जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वैसे वेक्टर बढ़ाओ और ये थीटा लिखो। अब ये थीटा लिखा तो इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, u cos थीटा। अब ये u cos थीटा किसके इक्वल होगा, vb sin थीटा के इक्वल होगा। सो vb sin थीटा ये इक्वल हो जाएगा u cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सो vb इक्वल टू u cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये हो गया u cot थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा u cot थीटा। Block of mass m is kept on a wedge of mass capital M as shown in the figure such that mass small m remains stationary with respect to wedge. The magnitude of force P is, हमें P की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम कैसे बता पाएंगे, तो ये देखो यहाँ से इस स्मॉल m की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसके भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ठीक है, ये एम जी स्मॉल एम जी है तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एम जी साइन बीटा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये एंगल बीटा होगा। तो एक कंपोनेंट इधर होगा इसका एम जी कॉस बीटा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये जो पी जा रहा है ना, पी, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेटा ये जो पी है वो लाइक ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पर इसको ऐसे समझो, कैपिटल एम पर लग रहा है ये। ठीक है, तो ये पी जो है बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम जो है ना वो स्टेशनरी रहे। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम का है क्वेश्चन में, इज केप्ट ऑन अ वेज ऑफ मास एम एस ऑन इन फिगर सच दैट द मास स्मॉल एम रिमेन्स स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू वेज। वेज के रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी रहेगा। अब स्टेशनरी कौन करेगा, इसको पी तो करना है। ठीक है, बैलेंस में तो आएगा ना ये। तो ये पी जो है ना उसका एक कंपोनेंट लेंगे अपन इधर से। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा होगा। तो इधर से कंपोनेंट मिलेगा पी कॉस बीटा, और इधर से है ना इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया फिगर। एक मतलब कंपोनेंट सही से लेते हैं, इसका कंपोनेंट्स हमने सही से नहीं लिया, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो ये जो पी है ये इधर जाएगा इसे। ठीक है, तो हमें इनको बैलेंस करवाना है, एक कंपोनेंट इसका इधर रहे और एक कंपोनेंट इसका लाइक ऐसे कुछ जाए। तो हाँ सही तो चल रहा था यार, पहले सही तो लिया था। ये बीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये पी है, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ना पी कॉस बीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा पी साइन बीटा, और एक नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। अब देखो पी कॉस बीटा और ये एम जी साइन बीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या बना हुआ है, जीरो बना हुआ है। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेट फोर्स यहाँ पर क्या बना हुआ है, जीरो बना हुआ है। जीरो बना हुआ है, मेरे को लगता है यार मैंने कुछ थोड़ा सा कोई मिस्टेक कर दी इसके अंदर। एक मिनट, डायग्राम थोड़ा सा वापस से लेते हैं। भाई पी फोर्स लग रहा है यहाँ पर, पी फोर्स लग रहा है तो एक्सेलेरेशन तो होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं अपन। तो बेटा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो यार इसका, क्योंकि ये m जो है ना वो m के रेस्पेक्ट, कैपिटल m के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं रेस्ट पर है। अब रेस्ट पर कब हो सकता है, क्योंकि p फोर्स इधर लग रहा है। मैं अगर p को इधर ड्रॉ करूंगा तो यार ये
इस सरफेस को छोड़ नहीं देगा क्या? तो इस पर इधर से एक क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। अब इधर से फोर्स कैसे लगेगा, जब ये एक्सेलरेट होगा, अब एक्सेलरेट होगा तभी तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम निकालो पहले। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, इसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ए चल रहा है, ये चल रहा है। अब ये चलेगा तो इस पर ब्लॉक पर क्या होगा कि इधर एक क्या लग जाएगा, स्यूडो फोर्स लग जाएगा। अब स्यूडो फोर्स कितना होगा, एम ए, इस स्मॉल एम पर एक स्यूडो फोर्स लगा एम ए, ये लगा। अब ये लगा है तो इसका एक कंपोनेंट था इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एम जी, और यहां से हम ले रहे थे ये एंगल बीटा, इधर कंपोनेंट हो गया इसका एम जी कॉस बीटा, और इधर कंपोनेंट हो गया एम जी साइन बीटा। ठीक है, अब ये जो एम ए है, इस एम ए का इधर एक कंपोनेंट लेंगे, इधर से ये एंगल वाला, ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा, तो इधर एक कंपोनेंट जाएगा एम ए कोस बीटा। अब एम ए कोस बीटा ने ही तो क्या किया है, एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लिया, जिससे ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। ये स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएगा। अब ये रेस्ट में आएगा तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एम ए कोस बीटा जो है, एम ए कोस बीटा, ये इक्वल होना चाहिए स्मॉल एम जी साइन बीटा के इक्वल होना चाहिए। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या है, पी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा जी टेन थीटा, सो जी टेन बीटा, और ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इधर भेज दीजिए, सो पी इक्वल हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एन इंटू जी टेन बीटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। इसमें एक्सेलरेशन पूछा है और फ्रिक्शन पूछा है। ठीक है, जबकि इसमें बोल रहा है कि अप्लाइड फोर्स कितना है, 60 न्यूटन है। तो सबसे पहले हम इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जानेंगे। अब इसका लिमिटिंग है कितना, फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, सबसे पहले हम वो जानेंगे यहाँ पर। तो लिमिटिंग क्या होगा, म्यूएस एम जी होगा। ठीक है, म्यूएस कितना दे रखा है 0.8, और एम कितना है 10, जी कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो 60 न्यूटन से तो ज्यादा है। ठीक है, अब ये ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब अप्लाइड फोर्स जो है ना वो इससे कम है, लिमिटिंग से भी क्या है, कम है। अब कम है तो ये इसको चलने नहीं देगा, अब चलने नहीं देगा तो भैया इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो अभी के लिए इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अब स्टैटिक जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, जीरो से वो तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर नहीं आ जाए, और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसके अकॉर्डिंग। अब चूंकि यहाँ पर अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन है, जबकि इसकी खुद की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 80 न्यूटन, तो वो 80 न्यूटन तक जाएगा नहीं, वो कहां तक जाएगा, 60 तक ही तो जाएगा। तो 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एफ नेट जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स अभी के लिए लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 60 न्यूटन का लगेगा। क्लियर नहीं, यहाँ तक। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इसका क्या रहेगा, अभी जीरो रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 60 न्यूटन का, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। The graph between applied force and the frictional force for a body of mass 50 kg placed in a horizontal surface is as shown in figure. The value of coefficient of static and kinetic friction will be। देखो ये जो कर्व होता है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का जो कर्व होता है, ठीक है, उसमें अपन जानते हैं कि मैंने अभी बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड टू फोर्स। ठीक है, और ये कब तक इंक्रीज होता रहता है, जब तक कि ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं आ जाता, तो ये यहाँ से लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा और अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचेगा। तो ये इसका मैक्सिमम क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो कि स्टैटिक भी होगा। तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास में है 200 न्यूटन, और अपन जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, म्यूएस एमजी के इक्वल होगा। एम दे रखा हमें 50, सो 200 इक्वल टू म्यूएस इंटू 50 इंटू जी कितना है 10, तो ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, म्यूएस इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, तो ये आना चाहिए 0.5। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना आ जाएगा इसका, 0.4। ठीक है, अब काइनेटिक की बात करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब अप्लाइड फोर्स होता है वो लिमिटिंग से भी ज्यादा हो जाता है, तो बॉन्डिंग जो होती है ना इनकी,
जो रफ सरफेस की या जो बॉडी के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, सरफेस और बॉडी के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, वो क्या हो जाती है, तुरंत डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी डिक्रीज होगा और कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया हमारे पास में 150 न्यूटन। ठीक है, 150 न्यूटन यहाँ पर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 150 न्यूटन लग रहा है। तो इस सिचुएशन में अब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, म्यू के, एम वही 50 और जी कितना है 10। ये कट कर दीजिए यहाँ से, एक जीरो कट कर दो और एक जीरो से 1.5, तो म्यू एस इक्वल टू 0.3, सॉरी म्यू के इक्वल टू 0.3, तो म्यू के इक्वल टू 0.3, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A bag is gently dropped on a conveyor belt moving at a speed of 2 meter per second. The coefficient of friction between the conveyor belt and bag is 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by bag on belt during slipping motion. जैसे प्लेट अपन एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो अपने हमारे लगेज होते हैं, ठीक है, जब उनको हम पास करवाते हैं सेफ्टी डोर से, ठीक है, तो वो बेल्ट जो चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेयर बेल्ट। उस पर जब हम बैग को रखते हैं तो बैग पर उसकी मान लो कि इसमें स्लीपिंग नहीं हो, मान लो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लो वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो एक मतलब कुछ डिस्टेंस तक चलने के बाद में ये क्या करता है, रुक जाता है, स्लिप करना बंद कर देता है, ठीक है, उस पर। तो वो हमें डिस्टेंस पूछिए, मतलब एक तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछिए। और अपन जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है, इसको ऐसे समझो आप, स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है 1D में। स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, तुम बोलोगे सर यू स्क्वायर अपॉन 2a होता है, बस हमें ये ए मिल जाए। अब ए कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ए कहाँ से मिलेगा, तो ए कहाँ से मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो इसके वेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, तुम बोलोगे सर म्यू एस एम जी, सॉरी यहाँ पर ए के इक्वल होगा, सॉरी एम ए के इक्वल होगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल कर दो, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जी। अब म्यू इसका दे रखा है 0.4 और जी 10, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा कहने का मतलब। तो ये रिटार्डेशन है, ये डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन की वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलेगी। यू हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है, 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मीटर। तो ये 0.5 मीटर चलेगा, इस पर स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5 मीटर होगी। A block of mass 3 kg is held stationary against a vertical wall by applying a force F minimum at an angle of 37 degree to the horizontal. The coefficient of friction between the block and the wall is 0, mu equal to 0.3. Determine the minimum force required to keep the block at rest. ये जो फोर्स लग रहा है F मिनिमम जो लग रहा है, इसके कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट इधर चला गया cos 37 डिग्री, एक कंपोनेंट इधर चला गया F मिनिमम sin 37 डिग्री, ये चला गया। अब इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। अब ये स्लिप होने से बचे, उससे उसके लिए इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs। अब इस पर क्या होगा कि Fs जो है ना वो, अब देखो इसमें आपको इक्वेशन लिखनी है, इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है। अब आप देख रहे हो कि Fs और ये F मिनिमम sin 37 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। F मिनिमम sin 37 डिग्री प्लस Fs, दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए प्लस कर देंगे और ये दोनों मिलकर बैलेंस करेंगे इसके खुद के वेट को, इसके वेट को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर Fs की बात करते हैं, देखो हमें F मिनिमम पूछा गया है, sin 37 डिग्री कितना होता है 3/5। Fs जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल। अब नॉर्मल जो है ना वो कहाँ से मिलेगा, कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का F मिनिमम cos 37 डिग्री, उसकी वजह से इस पर एक नॉर्मल लग जाएगा यहाँ पे एन। तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, F मिनिमम cos 37 डिग्री के इक्वल होगा। तो F मिनिमम इंटू 3/5 प्लस म्यू एस 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स F मिनिमम इंटू cos 37 डिग्री 4/5 एंड इक्वल टू m 3 इंटू जी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से F मिनिमम कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 3/5 प्लस 4×3 = 12, मतलब 1.2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 3, मतलब 4.2, F मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, या इनटू में लिख देता हूँ, 4.2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा F मिनिमम इक्वल टू 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 4.2।
ये पॉइंट हटा देता हूँ, ये आगे मैं जीरो लिख देता हूँ, तो ये 3 × 3 = 12 40, तो ऑलमोस्ट 500/14 न्यूटन ये फोर्स लगा। ठीक है, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, एफ मिनिमम ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। A block of mass capital M slide down on a rough inclined plane with constant velocity. The angle made by the inclined plane with horizontal is theta. The magnitude of the contact force will be, देखो inclined plane पर आपसे magnitude of the contact force पूछा गया है। समझना इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। केवल और केवल क्या पूछा गया है? कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा गया है। केवल और केवल क्या पूछा गया है इसमें? कॉन्टेक्ट फोर्स पूछा गया है। ठीक है, तो मान लो कि इसका मास जो है ना वो क्या है? एम है। ठीक है, कैपिटल एम है, और ये एंगल क्या है? थीटा है। अब देखो होता क्या है कि इसका ये वेट होगा एम जी होगा, इधर एक ये थीटा एंगल होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा एम जी साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पर फिक्शन दे रखा है, ठीक है, रब बोल रहा है कि रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो बोला फिक्शन दे रखा है, फिक्शन दे रखा है तो इधर ही फिक्शन फोर्स लग जाएगा एफ एस। ठीक है, अब होगा क्या? अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिक्शन फोर्स ऑब्वियसली इधर ही लगेगा। ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा एन। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स एक्चुअल में कौन कौन है? नॉर्मल फोर्स और ये फिक्शन फोर्स, ये है यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स में पूछा है मैग्नीट्यूड। नॉर्मल देखें तो नॉर्मल तो किसके इक्वल हो गया? एम जी कॉस थीटा के, बैलेंसिंग कंडीशन में। और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नेट फोर्स जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? एम जी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा? एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो अब मैग्नीट्यूड ये लगेगा यहाँ पर, ये है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स। सो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो एन यहाँ पर कितना है? एम जी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस में आएगा 1 हो जाएगा, और ओवरऑल क्या बचना है? एम जी, तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली एम जी। सर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross sectional given by a y equal to x cube upon 6 if the coefficient of friction is 0.5। कि ये कहा है कि कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दे रखा है, जिसकी इक्वेशन गिवन हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6। तो लाइक ये है क्या चीज? ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ये कट करना पड़ेगा, सॉरी, सही से नहीं हो रहा है ये वाला। हम्म, देखो ये थोड़ा सा इसको कट कर दो ऐसे। मान लो कि ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो वो जो ब्लॉक है या जो भी है ना पार्टिकल है, वो कहाँ पर है? इस जगह पर है। इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पर है। तो इसको आप यहाँ से आप चेक करो, कंडीशन मिला उसकी, तो हमें इसकी इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, कि इसकी पोजीशन जो है ना पार्टिकल की, वो लाइक यहाँ पर है, इस जगह पर है। ठीक है, मतलब इसके मतलब इस कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें, y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6। इस कर्व की इक्वेशन है कि ये मान लो ये उसका ये पाथ है, ये कर्व है, और इस पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, और वो बोल रहा है कि यहाँ पर कोई फिक्शन भी है, इस जगह पर कोई फिक्शन भी है, और वो जो फिक्शन है उसका फिक्शन कोफिशिएंट गिवन है हमें 0.5। क्लियर यहाँ तक? बोला कि मैक्सिमम हाइट बतानी है अबाउट द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग, कि ये स्लिप नहीं करे, यहाँ से स्लिप नहीं करे। तो आप इसको एज एक इंक्लाइन प्लेन वाला प्रॉब्लम कंसीडर कर सकते हो, कि ये मान लो कि इंक्लाइन प्लेन सिस्टम है, और यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अब ये स्लिप नहीं करे, तो आप बोलोगे सर ये स्लिप तब नहीं करेगा जब ये एंगल ऑफ रिपोज पर होगा। अब एंगल ऑफ रिपोज कहाँ पर होता है? तो बोलोगे सर एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ना, वो म्यू इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब इस वाली कंडीशन में टेन थीटा जो है उसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? स्लोप, क्योंकि ये स्लोप भी है, टेन थीटा को हम स्लोप भी बोल सकते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑल्सो। तो
अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स ले लूँ तो यहाँ से बन जाएगा 3x² बाई 6 x² अपॉन 2। क्लियर यहाँ तक? तो x² अपॉन 2 ये हमारे पास में स्लोप हो गया, मतलब tan थीटा हो गया। ठीक है, और म्यूस हमें गिवन है 0.5, तो यहाँ पर लिख दो 0.5 और इसको इक्वल कर दो किसके, x² अपॉन 2 के। तो x² इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मतलब ये x इक्वल टू 1 पर हो और y इक्वल टू 1³ डिवाइड बाई 6 पर हो। ठीक है, तो इस पोजीशन पर ये क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा। तो अगर आपसे x पूछा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी है तो उसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर, और हाइट पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा 1/6 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। The upper half of an inclined plane of a inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by। हमें यहाँ पर क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है। देखो सिचुएशन पर चलते हैं, क्या क्या कहा है। ये एंगल है थीटा, ठीक है। इसमें कहा है कि अपर हाफ, वो तो क्या है, स्मूथ है। ये अपर हाफ जो है ना, ये वाला, ये तो है स्मूथ, और ये कैसा है, रफ। ये लोअर हाफ जो है वो रफ है। मान लो कोई ब्लॉक को यहाँ से आप छोड़ते हो, इसका मास है, तो इनिशियली आप रेस्ट से छोड़ोगे और बोल रहा है कि यहाँ पर रुक जाएगा आके, फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस जगह इसकी एक कॉमन वेलोसिटी होगी, और ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये वाली और ये वाली क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कि इनिशियली तो ये 0 से छोड़ा गया, ठीक है, तो लाइक v² इक्वल टू u² प्लस 2ad ये हो, तो u तो 0 हो, ठीक है, d सेम है, तो v² इज प्रोपोर्शनल टू a, v² इज प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, और v भी यहाँ पर देखना इस जगह पर v c कॉमन है। यहाँ पर a1 एक्सेलेरेशन में मान लूं और यहाँ का एक्सेलेरेशन में a2 मान, समझना, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। यहाँ का मैं एक्सेलेरेशन a1 मान लूं, अब यहाँ का एक्सेलेरेशन a1 जो है ना, वो अगर स्मूथ हो प्लेन, प्लेन अगर स्मूथ हो तो a इक्वल टू क्या होता है, जी साइन थीटा। तो a1 क्या होगा यहाँ पर, जी साइन थीटा के इक्वल होगा। और जब प्लेन कैसी हो, रफ हो, तब वही एक्सेलेरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये होता है। तो अब यहाँ पर v देखो, ये v भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल इनके एक्सेलेरेशन इक्वेट होंगे फिर तो हम a1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a2। a1 क्या है, जी साइन थीटा, और a2 कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है, देखो इस चीज को समझना, कोई मिस्टेक कर दी दिखती है मैंने, ये 0 हो जाएगा ये तो एक्सीलरेशन नीचे जा रहा है ना, ये ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय। क्या मिस्टेक कर दी जगह पर, एक्सीलरेशन सी लिया ना, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा ही होगा। और इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। दिक्कत तो करिए, यहाँ रिटार्डेशन होगा, ये रिटार्डिंग है ना, ओ सॉरी, इसका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, जा किधर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बट एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, अपवर्ड हो, क्योंकि ये रिटार्डिंग है। ठीक है, तो मैंने देखा कि क्या मिस्टेक हुई है, तो ये एक्सेलरेशन कैसा है, रिटार्डिंग है, ये ध्यान रखना है। रिटार्डिंग है तभी तो ये यहाँ पर क्या होगा, रुकेगा आकर, रेस्ट में आएगा। तो यहाँ पर आपको साइन जो है ना, वो क्या लेना है, निगेटिव, ये निगेटिव लेना है। अब देखो ये क्या बनेगा, देखो जी तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा देन प्लस म्यू कॉस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। सो म्यू इक्वल टू हो जाएगा टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा। तो ये टू टेन थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ द मास
2 kg starts its motion in left direction relative to 5 kg। ये बोल रहा है कि f की कौन सी वैल्यू के लिए जो है ना इनके बीच में क्या हो जाए, 2 kg starts its motion in left direction, मतलब रिलेटिव मोशन आ जाए दोनों के बीच में। तो अपन एक काम करते हैं कि हम उस मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं जहां तक इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो। ठीक है, तो वो उसकी फाइनल मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ की। ठीक है, एफ की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, अब यहां पर बात आती है कि रिलेटिव मोशन नहीं हो, रिलेटिव मोशन नहीं हो, तो इसके लिए जरूरी है कि इनका एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या हो, कॉमन होगा, फिर तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर एक्सेलरेशन सेम होगा तो एक्सेलरेशन होगा कितना, तुम बोलोगे सर एफ डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, तो एफ डिवाइड बाई 7 होगा, ये इसका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब कॉमन एक्सेलरेशन, अब 2 kg वाले को चलाने वाला कौन है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, किसको चला रहा है, 2 kg को, उतनी एक्सेलरेशन से। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, वो क्या होगा, म्यू एस एम जी, मतलब 2, मैं चलो एम जी लिख देता हूँ, इक्वल टू 2 है। अब एम यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, जी 10 2 ए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, म्यू एस दे रखा है हमें इसका कितना 0.2, 0.2 इंटू 10 एंड इक्वल टू ए। तो ए कितना आ गया, कॉमन एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो एफ इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 7 ए, तो 7 इंटू 2 मतलब 14 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए 14 न्यूटन। 14 न्यूटन से ऊपर फोर्स जाते ही दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा, और उससे कम तक रहेगा, जैसे 7 न्यूटन 10 न्यूटन 4 न्यूटन, तब तक इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो कॉमन होगा। A vehicle of mass 200 kg is moving along a leveled curved road of radius 70 meter with angular velocity of 0.2 रेडियन पर सेकेंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाए तो सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लगा दीजिए। एम दे रखा हमें 200 और ओमेगा दे रखा 0.2 का 0.04 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आर हो जाएगा 70 मीटर। यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ से, तो ये 4 बचेगा, 4 टू जाए 8, 8 इंटू 7 8 7 56, तो 560 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल। फाइंड टेंशन T1 एंड T2 इन बोथ द स्ट्रिंग्स। दोनों स्ट्रिंग्स में आपको क्या बताना है, टेंशन बताना है। देखो इस जगह की हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा है T1। ठीक है, कुछ कहा नहीं कि कौन से मेरे T1 है कहाँ पर T2 है, तो यहाँ का हम मान लेते हैं T2। अगर यहाँ पर T1 लग रहा है, इस जगह पर T1 लग रहा है, ठीक है, तो इसका हमें मतलब क्या चेक करना है, मतलब एक तरीके से टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो टेंशन फोर्स यहाँ पर आपको बस याद रखना है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, बस आपको रेडियस देखना है यहाँ से। ठीक है, इस पर टेंशन फोर्स चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टेंशन फोर्स, इसके लिए रेडियस क्या रहेगी, एल। तो मैं T2 बोल दूंगा कि भैया मेरे लिए T2 होगा, और ये T2 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस वाले के लिए टेंशन फोर्स चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का हम देखेंगे, तो इसके लिए मैं T1 इक्वल टू बोलूंगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स हो जाएगी। नेक्स्ट फाइंड ओमेगा मिनिमम सो दैट द रामलाल ऑफ मास एम इन डेथ वेल ऑफ द रेडियस आर विल नॉट स्लिप डाउन। ये स्लिप नहीं करे, अब स्लिप नहीं करे तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो इक्वेट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लग रहा है यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, बट ये क्या करेगा, स्लिप करेगा। ठीक है, मतलब डेथ वेल है वहां पर, ये उसको चिपक गया, अब ये घूम रहा है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा कि इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। अब ये फ्रिक्शन फोर्स अब यहाँ पर लगेगा नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो बेटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स और किसके इक्वल होता है, म्यूएस इंटू एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो एन यहाँ पर किसके इक्वल होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिख दो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से जी अपॉन म्यूएस इंटू आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, जी अपॉन म्यूएस इंटू आर। सो ओमेगा इक्वल टू जो मिनिमम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जी अपॉन म्यूएस अपॉन आर होना चाहिए।
नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed on a rotating disk at a distance r from the center. The coefficient of friction between the object and the disk is mu. Find the maximum angular velocity omega max of the disk so that the object remains at rest with respect to the disk. वही पहले वाले टाइप का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कि अब यहाँ पर मान लो कि कोई डिस्क है वो रोटेट कर रही है, उस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अब ये स्लिप नहीं करे, अब स्लिप नहीं करेगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इधर डाउन आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, और इधर क्या लगना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। अब ये फ्रिक्शन फोर्स, ये अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस हो जाए तो ये स्लिप नहीं करेगा, तो बस फ्रिक्शन फोर्स को इक्वल कर दीजिए यहाँ से, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल कर दो, म्यू एस इंटू एन लिख दो, और एन यहाँ पर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा एम जी, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखिए, एम से एम कैंसिल आउट होगा, सो ओमेगा स्क्वायर जो होगा अब हो जाएगा म्यू एस जी अपॉन आर के इक्वल होगा, सो ओमेगा इक्वल टू, अब इस वाले कंडीशन में हो जाएगा स्क्वायर रूट म्यू एस जी अपॉन आर के इक्वल होगा, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा आज के एनएलएम के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, कंटेंट अच्छा था, क्वेश्चंस अच्छे थे, जिससे मोस्टली चैप्टर जो है वो अच्छा सा रिवाइज हो जाता है, क्लियर हो जाता है यहाँ से, और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे, नॉर्मल लेवल के थे, नीट लेवल जेई मेंस लेवल तक के थे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी चीज़ों के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।